आज की वीडियो में हम विज्ञान शिक्षण मतलब कि साइंस एजुकेशन का यूनिट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। तो एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल ही क्लोज आ चुके हैं। इंटरनल्स तो कई कॉलेजेस में स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो ऐसे में सिलेबस पूरा कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ये लास्ट यूनिट है साइंस की, इसको बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। तो इस यूनिट का जो नाम है वो है इवैल्यूएशन इन साइंस टीचिंग। तो जैसा कि ये लास्ट है आपका यूनिट, तो इन्होंने यहाँ पर लास्ट यूनिट में आपको इवैल्यूएशन दे दिया है, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना, यानी ये जांचना कि आपने अब तक कितना पढ़ा या सीखा। तो ये आपके पढ़े सीखे को जांचने के लिए नहीं है, अपितु आप जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं या जो भी आपको क्लास मिलती है वहाँ पर आप किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे बच्चों को, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना सीखा, कहाँ प्रॉब्लम्स रह गई और फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर किस तरीके से किया जाए। ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट। और पहला जो टॉपिक है आपका वो है इवैल्यूएशन के उद्देश्य या फिर एम, कि क्यों किया जाता है, क्या एम है इसके मूल्यांकन को करने के। स्कूल में या फिर अगर आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है मूल्यांकन तकनीकों में सुधार करना, कि जितने भी मूल्यांकन के टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं किसी भी संस्था के अंदर, वो ठीक हैं या नहीं, क्या वो ठीक से मूल्यांकन कर रहे हैं क्लासरूम में या नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। और फिर जो हमें चेंजेस करने हो तो हम रिसर्च करके फिर नए तरीके के टूल्स भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायग्नोसिस, यानी कि निदान करना, कि अब जो मान लीजिए आपने इवैल्यूएट किया किसी बच्चे को या किसी ग्रुप को या किसी क्लास को, और आपको पता चलता है कि बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए था। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, उनको निदान यानी उपचारिक जो शिक्षा होती है वो प्रदान करेंगे। फिर मूल्यांकन से क्या किया जा सकता है, प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चल के बच्चा जो है किस सब्जेक्ट को आगे लेके जाए, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बच्चे के कमज़ोर पक्ष हैं या फिर मजबूत पक्ष है। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि आगे बच्चा क्या करे, या आगे बच्चे को कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन यहाँ पर किया जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। इसके बाद आता है चयन यानी सिलेक्शन। तो किस तरीके से बच्चा आगे व्यवसाय के लिए अपना सिलेक्शन करेगा, कौन सा व्यवसाय उसके बिहेवियर को सूट करता है, या वो जिस चीज़ में निपुण है, जिसकी कौशल हो उसके अंदर, इन चीज़ों का सिलेक्शन भी मूल्यांकन से ही पता चलता है। साथ ही साथ निर्देशन यानी कि गाइडेंस मूल्यांकन के बाद बच्चों को दी जा सकती है। ये भी बहुत ही अच्छा एम है इसका मूल्यांकन का, कि बच्चे को हम निर्देश दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक असेसमेंट यानी कि आकलन। तो मूल्यांकन और आकलन में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मूल्यांकन जो होता है वो थोड़ा बड़े स्तर पर हो जाता है और आकलन का स्तर थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम व्यापक होता है। लेकिन दोनों ही सेम चीज़ें हैं, दोनों का ही एक ही एम होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स का पता लगाना और फिर उसको ठीक करना। तो आकलन का अर्थ यानी कि क्या है ये आकलन, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीख चुका है या फिर किस स्तर तक उसने ग्रहण किया है। तो वही मतलब है जो मूल्यांकन का था, कि ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे को जो पढ़ाया गया वो उसने कितना पढ़ा या किस स्तर तक पढ़ा और कितना रह गया। ये सारी बातों का पता लगाना ही आकलन होता है। उसके बाद कैसे आप ये आकलन कैसे कर सकते हो, कैसे पता लगाओगे कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो कई सारे इसके टूल्स होते हैं, जिसमें से कुछ हो गए परीक्षाएं ले सकते हो आप बच्चों की। जैसे आपकी भी परीक्षाएं हुई होंगी तो आप भी बच्चों के टेस्ट ले सकते हो, परीक्षाएं ले सकते हो। समस्या समाधान, आपको कुछ प्रॉब्लम देकर उनसे समस्या पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट वगैरह दे सकते हो बच्चों को, जिससे आकलन किया जा सकेगा। उसके बाद ये आकलन क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता है।
तो पहली चीज़ प्रगति स्तर अब पता लगाना कि बच्चे ने किस हद तक प्रगति की है या किस हद तक बच्चा जो है वो आगे बढ़ा है, इस बात का पता लगाया जा सकता है आकलन के द्वारा। दूसरा, अधिगम को सरल बनाता है ये। जो भी लर्निंग मेथड है, बच्चा स्कूल में आता है, पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, तो इसको और इजी बनाने के लिए आकलन जो है वो किया जाता है। कमजोरियों का पता लगाना और निदान करना कि प्रॉब्लम्स अब पता लगाएंगे हम, बच्चों के कमज़ोर पक्षों का पता लगाएंगे, फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क या अधिक ध्यान देकर उसको फिर ठीक किया जाएगा। तो ये आपका आकलन का टॉपिक जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक परिदृश्य में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो सतत मूल्यांकन क्या होता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, कई विषयों के अंदर, कई इकाइयों के अंदर ये वाला टॉपिक जो है वो आया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो सतत मूल्यांकन जो है अंग्रेजी में इसे कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन कहते हैं। तो नाम से भी आप पता लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। तो ये लगातार होने वाला इवैल्यूएशन है, ऐसा नहीं है कि 10 महीने बाद ही होगा या 12 महीने बाद ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि कंटिन्यू जो होती है क्लासरूम के अंदर चलती ही रहती हैं, जब आवश्यकता हो तभी मूल्यांकन। और इसकी खास बात ये है कि जब ज़रूरत होती है उसी टाइम पे इवैल्यूएट किया जाता है बच्चों को, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहती है ना। उसके बाद ये पूरे सत्र के दौरान चलेगी। एक क्लासरूम में बच्चा है, मान लीजिए क्लास 8 में बच्चा है या पूरी क्लास है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट में पेपर ही होंगे, उसके साथ साथ बीच में अदर एक्टिविटीज़ भी होती रहेंगी, यूनिट टेस्ट होते रहेंगे, सरप्राइज टेस्ट होते रहेंगे, और फिर साथ के साथ इवैल्यूएशन भी बच्चे का होता रहेगा। इसके बाद आता है व्यापक मूल्यांकन यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है, देखिए ये भी एक तरह का मूल्यांकन ही है, और ये आप कंटिन्यू भी कर सकते हो और क्लास के एंड में भी कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये विस्तार रूप से मूल्यांकन करता है। हाँ जी, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्लास 8 में क्या पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, सिर्फ ये नहीं देखता, बल्कि व्यवहारों का ये परीक्षण करता है और ये देखता है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से बच्चा कितना आगे बढ़ा है। सिर्फ टेस्ट में अच्छे नंबर लाने से बच्चे का इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होता, साथ ही साथ हमारा उनका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कि उसके बिहेवियर में किस हद तक चेंज आया है, पॉजिटिव चेंजेस आए या नहीं आए, क्या वो अब प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए ठीक से सोच पाता है, चिंतन कर पाता है या नहीं कर पाता। तो व्यवहार का मूल्यांकन भी आप कह सकते हो व्यापक मूल्यांकन को। इसका जो स्तर होता है वो बहुत ही व्यापक यानी बड़ा होता है। अब आएगा आपका शैक्षिक व सशैक्षिक। तो शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, पहले ये समझ लीजिए। शैक्षिक यानी विषयगत ज्ञान। आप एक क्लासरूम में होते हैं, जब क्लास 8 में है, 9 में, 10 में, किसी में भी है मान लीजिए, तो आपका 2 तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है शैक्षिक यानी स्कॉलैस्टिक, और सेकंड होती है सशैक्षिक यानी कि को स्कॉलैस्टिक। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो स्कॉलैस्टिक है या शैक्षिक है वो आपके विषय ज्ञान से संबंधित होती है, जिसमें कि आप क्या पढ़ते हो, कौन सी आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें परीक्षा, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्लासरूम में चलती रहती हैं। इसके अलावा जो को स्कॉलैस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सशैक्षिक जो गतिविधियाँ होती हैं, उसमें आपका विषयगत ज्ञान ना होकर व्यवहारात्मक ज्ञान होता है। जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है, मॉर्निंग असेंबली, खेल होते हैं, एनसीसी कैंप लगाए जाते हैं, कविता हो रही है, निबंध प्रतियोगिता हो रही है। तो इस टाइप से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, ये सब भी स्कूल में चलता रहता है। तो ये आपका सशैक्षिक गतिविधियाँ हो जाती हैं। और हाँ, इन दोनों को ही इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास सतत और व्यापक दोनों ही मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी दोनों ही परिदृश्यों के लिए सतत और व्यापक दोनों ही प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो को स्कॉलैस्टिक एक्टिविटीज़ है, डांस हो रहा है या प्रार्थना हो रही है, तो वहाँ पर सतत मूल्यांकन भी तो होगा। अगर प्रार्थना में बच्चे किसी भी पोयम को या फिर प्रार्थना को गलत गा रहे हैं, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रगान भी गलत गाते हैं,
तो उसी टाइम उनका इवैल्यूएट कर दिया जाता है कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं, इसको सुधारिए। तो ये सतत भी हो गया और फिर व्यापक भी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मूल्यांकन नहीं था, ये आपके व्यवहार से रिलेटेड मूल्यांकन था कि अगर आप राष्ट्रगान गा रहे हैं तो आपको सावधान की स्थिति में ही खड़ा होना है। तो इसमें भी आप ये कोस्टोलैस्टिक हो गया, लेकिन यहाँ पर सतत और व्यापक दोनों ही प्रकार के मूल्यांकन का काम किया जा रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रचनात्मक और योगात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो पढ़ लेते हैं दोनों को, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक अधिगम या फिर रचनात्मक आकलन, ये अधिगम के दौरान होता है, यानी जब आप लर्निंग कर रहे हैं, क्लासरूम में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसी के दौरान आप क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लेते हैं। अगर आपने अपने स्कूल टाइम पे भी देखा होगा तो आपको FA1, FA2 ऐसे करके नंबर मिलते थे, और फिर समेटिव के लिए SA1, SA2 इस टाइप से नंबर मिलते थे। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें आपका ना क्लासरूम के अंदर ही एक्टिविटी फाइल बना ली, प्रोजेक्ट बना दिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि ना पता चल जाए कि कौन सी विधि का हम यूज़ करें क्लासरूम में, शिक्षण विधि, कार्यक्रम आदि में सुधार, कि हम एक्टिविटी बनाएं, फाइल बनवाएं, प्रोजेक्ट बनवाएं, क्या करवाएं। और ये अल्पकालीन निर्णय लेने में सहायक होती है कि अगर छोटे से टाइम के लिए हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि मतलब 1 साल के बीच में कई बार हो जाता है, कम से कम 4 बार तो हो ही जाता है। जहाँ तक मुझे याद है जब हम स्कूल टाइम में थे तो FA4 तक होता था, जबकि SA2 ही होते थे। एक तो आधे साल में जो पेपर होते थे SA1 और SA2, तो मे बी ऐसे आपका भी हुआ करता होगा। अब बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो ये एक निश्चित समय के बाद होता है, जैसे मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा तो ये साल में 2 बार ही हो पाते हैं, और पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि ये जांच करता है कि जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वो किस हद तक बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। और ये दीर्घकालीन निर्णय लेने में सहायक होता है। दीर्घकालीन का मीन्स ये है कि जब एक बार ये पेपर हो जाएंगे उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि सिलेबस में कोई चेंजेस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछ लिया मान लो, या टेस्ट ले लिया, मान लो आप क्लासरूम में कुछ पढ़ा रहे हो, देन आपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ लिए, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्तित्व झांसी ईरानी आ गई हैं किसी चैप्टर में, तो आपने उनसे रिलेटेड कोई फाइल बनवा ली, तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन सत्र के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। इसके बाद है कि ये जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, इनके टूल्स और टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से हम इसको असेस करेंगे। तो इसके कई सारे टाइप हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, स्व आकलन, सेल्फ इवैल्यूएशन करवाया जा सकता है, सामूहिक आकलन, ग्रुप बनाकर भी आप बच्चों को असेस कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन हो सकता है, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पाठ्यात्मक जो रिकॉर्ड होते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कई टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है आपका प्रश्न पत्र तैयार करना, यानी प्रिपेयरिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आता है कि एक अच्छे प्रश्न पत्र के गुण क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्य विषयों का संकलन। एक अच्छा क्वेश्चन पेपर वही होता है जिसमें जो मेन टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया जाए। फिर आकर्षक, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, उसके फॉन्ट वगैरह अच्छे होने चाहिए। समय के अनुकूल, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा ना तो बहुत ज़्यादा छोटा। स्पष्ट प्रश्न, जो प्रश्न है वो तोड़ मोड़ कर ना दिए जाए बल्कि स्पष्ट हो ताकि बच्चा उसका उत्तर खोज सके। फिर शिक्षण के लिए सहायक, ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया जाए जिससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें भी सहायता ली जा सके। तो ये कुछ गुण हैं जो आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है और इसके क्या महत्व होते हैं ये भी बताया था, बट अभी दोबारा से हम इसको करेंगे। ब्लूप्रिंट क्या होता है, परीक्षा के प्रारूप का एक प्रकार से क्या होता है,
खाका होता है, फॉर्मेट होता है कि जो क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया है वो इस फॉर्मेट में तैयार हुआ है, यही होता है ब्लूप्रिंट। इसे प्रश्न पत्र तैयार करने में सहायता मिलती है। और स्टेप वाइज ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी देख लीजिए। विषय का विश्लेषण, जिस भी विषय से रिलेटेड ब्लूप्रिंट बनाया गया है उसको पूरा ये एनालाइज करता है, उद्देश्यों का रूप देता है कि एम जो है वो आप ब्लूप्रिंट से पता लगा सकते हो कि एम को पूरा कर रहा है या नहीं वो उस विषय के। फिर प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न लिए गए और फिर प्रश्नों के प्रकार किस टाइप के थे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, उपविषय और क्रमांक में विभाजन, सेक्शन वाइज डिवीजन किया जाता है और समय का भी अनुमान जो है हम ब्लूप्रिंट से लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर का। अब देखते हैं कि कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, इसका एक उदाहरण नीचे मैंने दिया है। आप अगर पेपर में बनाने के लिए आते हैं तो बेझिझक आप इसको एग्जाम्पल में बना के आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्रम संख्या डिसाइड होगी, फिर इकाई यानी कि जो भी टॉपिक लिया गया है, फिर आवंटित अंक की टोटल अंक आपने कितने लिए हैं और उसके बाद अंकवार प्रश्नों की संख्या के कौन से प्रश्न कितने नंबर के लिए हैं। तो जैसे यहाँ पर क्रम संख्या 1 है स्थिर विद्युत, कि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है आपका कोई भी टॉपिक और हमने इस वाले टॉपिक से 8 नंबर के टोटल क्वेश्चन लिए हैं। कौन कौन से? 3 नंबर के तो एक अंक वाले 3 क्वेश्चन लिए हैं और 3 अंक वाला 1 क्वेश्चन लिया है। इस तरीके से इस टॉपिक से हमने 8 नंबर का क्वेश्चन लिया है। और इसी तरह से और भी जो भी टॉपिक होंगे, जो भी आपने प्रश्न पत्र तैयार किया है उस टॉपिक आप यहाँ पर भर देंगे। देन लास्ट में टोटल जितने नंबर आपका पेपर है या क्वेश्चन पेपर आपने तैयार किया है वो टोटल उतने ही नंबर होने चाहिए जो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ब्लूप्रिंट बना पाएंगे। फिर आता है उत्तर पुस्तिका के अंक विभाजन यानी मार्किंग ऑफ आंसर शीट। जो मार्किंग स्कीम होती है वो आपने, अगर आपने भी पेपर दिए होंगे तो उसमें आपने निर्देश पढ़े होंगे जहाँ पर सारा बताया हुआ होता था मार्किंग स्कीम कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। फिर उसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं, तो वही है ये और कुछ नहीं है। इसमें प्रश्नों के सभी भागों को उपयुक्त वेटेज यानी भार दिया जाता है। एक क्वेश्चन के अंदर कई बार 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जैसे डीएलएड में तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक को कितना भार दिया गया है। उसके बाद सभी के लिए अंक विभाजन, एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर 2-3 चीज़ें पूछ ही रही हैं तो सबके लिए अलग से क्वेश्चन का डिवीज़न होता है। फिर प्रत्येक सही चरण के लिए अंकन, कि अगर मान लीजिए 2+3 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है और बच्चे ने जो पहला टॉपिक है वो ठीक से किया है 2 नंबर वाला, तो एटलीस्ट उसको 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हर स्टेप के भी नंबर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। विश्वसनीय अंकन, जो आप मार्किंग करेंगे वो एकदम भरोसेमंद विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 5 नंबर दे रहे हो और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए जब आप प्रश्न पत्रों को तैयार करते हैं। उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस यानी आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़े आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। मात्रात्मक में संख्याओं से रिलेटेड डाटा होता है और गुणात्मक में बात करेंगे तो सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, व्यक्ति पर कि व्यक्ति क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, ये सारी चीज़ें। अब एनालिसिस करके इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकल, टैबुलर आदि प्रदर्शन किए जा सकते हैं। आप ग्राफ बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो, टेबल बनाकर भी प्रेजेंट कर सकते हो, बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट लिखना यानी कि रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग अगर आपने कभी लिखी हो खुद भी तो इसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी विशेष विषय के बारे में खुद के द्वारा यानी स्वयं द्वारा रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक पेज होगा, टाइटल पेज, फिर अनुमति व घोषणा होगा। इसमें जो एक तरह से कहते हैं ना कि जो भी लिखा जाएगा रिपोर्ट कि हाँ मैं अनुमति देता हूँ कि ये मैंने ही, परमिशन एक तरह से। फिर स्वीकृति भी वही चीज़ है। फिर अंतर्वस्तु उसकी, फिर एक बार उसका सार होगा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और लास्ट में कंक्लूजन और रेफरेंसेस यानी कि संदर्भ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर ध्यान रखने होंगे जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये जो रिपोर्ट होती हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हो सकती हैं और वार्षिक रिपोर्ट भी हो सकती हैं।
इससे क्या होगा, उचित जानकारी, आंकड़े, समस्या आदि का पता लगाया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रिपोर्ट की क्या आवश्यकता होती है या रिपोर्ट क्यों लिखे जाते हैं। इसके बाद आता है फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि क्या होता है कि जब आप बालकों को पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं तो उसके बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है कि आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। तो ये ही चीज़ होती है इसमें, बालकों से पढ़ाए व सिखाए गए विषय के संदर्भ में फीडबैक प्राप्त किया जाता है, प्रतिपुष्टि ली जा सकती है। और इससे होता क्या है, इससे क्या महत्व है। एक तो संप्रेषण प्रभावशाली बनता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, कमियों की जानकारी हो जाती है कि टीचर ने क्या ऐसी कमियां थी, वो हमें फीडबैक से पता चल जाता है। गलत जानकारी की सुधार कि अगर कुछ बोलते समय गलती से हमने कुछ बोल दिया, बच्चों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। सही शिक्षण विधि का चुनाव, फीडबैक से बिल्कुल पता चल सकता है हमें कि कौन सी विधि या मेथड ज़्यादा अच्छा था बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सही दिशा की पहचान की जा सकती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। लास्ट टॉपिक है आपका रेमेडियल मेजर्स यानी कि उपचारात्मक पैमाना। तो कमजोरियों, समस्याओं, कमियों आदि को ठीक करने के लिए किए गए उपचार या फिर परिवर्तन। कि जब हम क्लासरूम में होते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग नहीं कर पा रहे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपिक को ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उनको रेमेडी यानी उपचार प्रदान करते हैं ताकि वो ठीक हो सके। जैसे कि बालकों का अवलोकन हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उचित वार्तालाप, उनके साथ ठीक से संवाद और बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अतिरिक्त ध्यान, हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जा सकता है। उचित शिक्षण विधि, उनके हिसाब से हम टीचिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और रुचि का ध्यान कि अगर वो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हम डिफरेंट तरीके से उनकी रुचि के अनुसार उनको सिखाएं। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको थ्योरी से बिल्कुल समझ नहीं आता, तो हम पिक्चर्स के थ्रू उनको पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। और इस तरीके से जो रेमेडियल टीचिंग है वो आप एक क्लासरूम में प्रोवाइड कर सकते हैं।